नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि हमने साइकोलॉजी CDP को शुरू से स्टार्ट किया है, शुरू से तो देखिए शेष अवस्था हमने बाल विकास की पहली अवस्था पढ़ ली। अब उसके बाद हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे मित्रों दूसरी अवस्था। और शेष अवस्था के 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अब दूसरी अवस्था आ जाती है मित्रों बाल्यावस्था। क्या आती है? बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था की उम्र आपको पता है 6 से 12 और लगभग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सबने 612 ही बताई है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे पढ़ लेंगे कि इसके 2 पार्ट है, पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था, है ना। तो देखिए हर एक स्टेप पढ़ेंगे हम। तो ये पहला पार्ट रहेगा मित्रों, ठीक है। ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम बाल्यावस्था की ये मुख्य विशेषता लिखी हुई है, यानी कि मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक कथन पढ़ेंगे और अन्य फैक्ट पढ़ेंगे, अदर फैक्ट, ठीक है। अन्य तथ्य पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में और क्या चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे हम पार्ट 1 में। तो शुरू करते हैं मित्रों, पार्ट 1 बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था क्या है मित्रों, 6 से 12 वर्ष की अवस्था है बाल्यावस्था, ठीक है। शेष अवस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है तथा यह जीवन का अनोखा काल कहलाता है। देखिए मित्रों, जैसे ही शेष अवस्था समाप्त होती है ना, शेष अवस्था 0 से 5, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है 6 से 12, तो 6 से आरंभ हो गया ना, ये एक इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। दूसरा लिखा है यह जीवन का अनोखा काल कहलाता है, तो यह जीवन का अनोखा काल कहलाता है। यानी बाल्यावस्था को जिस प्रकार देखिए हमने पढ़ा कि शेष अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है ना, उसी प्रकार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ठीक उसी प्रकार होगा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब पूछे कि ये किसने कहा मित्रों, तो याद रखना ये कहा था 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक कोल था और दूसरा था ब्रूस, ठीक है। कोल और ब्रूस नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहलाता है, ठीक है। अब पूछे कि बाल्यावस्था को क्या कहा, जीवन का अनोखा काल कहा। देखिए क्या कहा, जीवन का अनोखा काल। किसने कहा? कोल और ब्रूस ने, ठीक है। किसने? कोल और ब्रूस ने किसको? बाल्यावस्था को क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। अब पूछे क्यों कहा, कारण भी तो होना चाहिए कि जीवन का अनोखा काल है तो कैसे है। तो देखिए जो कोल और ब्रूस थे मित्रों, है ना, इन्होंने अनोखा काल क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने बताया कि माता पिता के लिए ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो बालक को समझना उनके लिए कठिन हो जाता है, इस प्रकार ये जीवन का अनोखा काल होता है। ये तो कोल और ब्रूस ने बताया, ठीक है। इसी से संबंधित एक और विद्वान है कुप्पू स्वामी, ठीक है। कुप्पू स्वामी कौन है मित्रों? कुप्पू स्वामी, उसने भी कारण बताया ना। उसने ये कहा कि इस अवस्था में अनोखे काल, मतलब अनोखा काल क्यों है, क्योंकि इसमें अनोखे अनोखे परिवर्तन होते रहते हैं। ये कुप्पू स्वामी ने कहा था मित्रों। किसने? कुप्पू स्वामी ने कहा कि इस अवस्था में अनोखे अनोखे परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे कि 6 साल की उम्र में देखूँ तो बालक क्या रहता है, मतलब आक्रामक उग्र परिवर्तन का रहता है ना, ठीक है। 7 साल में देखूँ तो 7 साल में उदासीन व एकांत हो जाता है। 8वें वर्ष में देखूँ बालक को, ये कुप्पू स्वामी कह रहे, ठीक है। 6 साल में उग्र हो जाता है, याद रखना, 6 साल में उग्र हो जाता है। 7 साल में एकांत पसंद करता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। 8 साल की आयु की बात करूं तो कहते हैं कि वो सामाजिक संबंध बनाने लगता है ना। इसी प्रकार अगर 9 से 12 की बात करूं तो कहते हैं रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है बालक। ये कुप्पू स्वामी, मतलब अनोखा काल है, अनोखे परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए बताया, ठीक है। ये थी बाल्यावस्था। अब चलते हैं मित्रों बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं पे, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ेंगे मित्रों बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो देखिए बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में पढ़ेंगे मित्रों सबसे पहले जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था की जो मुख्य विशेषता, इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों जीवन का अनोखा काल। अभी अभी हमने पढ़ लिया, किसने कहा, बस ये ध्यान रखना, ये कहा था कोल व ब्रूस ने। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा? बाल्यावस्था को। किसने कहा? कोल व ब्रूस ने कहा। कोल ब्रूस ने कहा कि माता पिता के लिए काल समझना कठिन हो जाता है, इस उम्र में बच्चों को कैसे समझे, ये कठिन हो जाता है, इसलिए जीवन का अनोखा काल है। कुप्पू स्वामी ने इसके संबंध में कहा कि अनोखे अनोखे परिवर्तन होते रहते हैं ना बालक स्टेप टू स्टेप इस उम्र में, ठीक है। ये है जीवन का अनोखा काल, हो गया। आगे चलिए, आगे आ जाती है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। यानी कि देखिए शारीरिक व मानसिक तीव्र विकास पहुंचे शेष अवस्था में। यहाँ स्थिरता है, स्थिरता मतलब स्थिर है, कहने का मतलब शरीर का विकास भी हो गया और मानसिक हो गया। क्या आप ये मानते हो कि शरीर का विकास इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? गलत चीज़ है, ठीक है। फिर ये विशेषता क्यों आई? गलत चीज़ है तो ये विशेषता नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखिए इसका एक चीज़ है, इसी से संबंधित एक और परिभाषा है, उसे कहते हैं मिथ्या परिपक्वता। शारीरिक मानसिक स्थिरता, या जिसे कह दूं मिथ्या पक्वता या मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या यानी झूठ, मिथ्या यानी झूठ, परिपक्वता है ना परिपक्व, तैयार होना, है ना।
यानी कि क्या होता है देखिए, और मिथ्या परिपक्वता का काल मतलब बाल्यावस्था किसने कहा आपको पता है मित्रों? रोफ ने कहा, जैन रोफ ने कहा। अब देखिए क्यों कहा, इस अवस्था में यानी कि 6 या 7 साल में क्या होता है, बालक क्या करता है, बालक ऐसा सोचने लगता है कि मेरा पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, ठीक है, मेरा पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, अब आगे मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब खुद को वयस्क सा जान पड़ता है कि मैं वयस्क हो गया हूँ, ठीक है। ये कौन सोचता है, बालक सोचता है। यानी शारीरिक मानसिक स्थिरता तो आने लगती है। देखिए मानसिक ऐसे, जैसे मस्तिष्क का 95% विकास हमने पढ़ा था पिछले स्टेप में, पिछले पार्ट में, कि 6 वर्ष तक 95% मस्तिष्क विकास हो जाता है, मानसिक स्थिर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है किशोरावस्था तक शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ आया कि स्थिरता होती है, यानी कि मिथ्या परिपक्वता। रोफ ने कहा कि बालक ये खुद मानता है कि मैं वयस्क हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मैं परिपक्व हो गया हूँ ना। कहने का मतलब क्या है, ये झूठी परिपक्वता है। मिथ्या परिपक्वता का है मतलब झूठी परिपक्वता है, ये एक प्रकार का झूठ ही तो है भाई, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताएं जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण हमने पढ़ा था। मानसिक योग्यताओं में तीव्रता किस में होती है, शेष अवस्था में। बाल्यावस्था में तो मतलब होती तो है, लेकिन थोड़ी तीव्रता, मतलब तीव्रता की तुलना में, जो शेष अवस्था की तुलना में बाल्यावस्था में थोड़ी धीमी होती है। लेकिन संवेदना होगी यहाँ पे, प्रत्यक्षीकरण होगा, क्या क्या होगा, संवेदना होगी, प्रत्यक्षीकरण भी होगा। संवेदना किसी चीज को अनुभव करना, प्रत्यक्षीकरण उस अनुभव की हुई चीज का अर्थ स्पष्ट करना, वो प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी स्मृति का प्रयोग करेगा, जो भी उसके मस्तिष्क में अनुभव आ रहे हैं उन अनुभवों का भी वे प्रयोग करने लगता है। इसके अलावा एक चीज मानसिक योग्यता में वृद्धि इसी से संबंधित है, मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है। अगर आपको पूछ ले तो आप देख लीजिए भाई, मूर्त चिंतन पियाजे से संबंधित जो है ना, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं, 4 स्टेप, वहां से उठा लीजिए। ये मूर्त चिंतन की तो है, 6 से 12 है, तो मतलब मूर्त चिंतन की है भाई, 6 से 12 है ना, मूर्त चिंतन की तो है, तो मतलब इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, अनुभव इनका होता है, साथ साथ में इनका विकास होता है। इसके अलावा तर्क वितर्क करने लगता है, वे बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे है मित्रों वास्तविक जगत से संबंध। क्या है मित्रों, वास्तविक जगत से संबंध, ठीक है, वास्तविक जगत से संबंध। देखिए शेषवावस्था का ठीक उल्टा हो जाता है। शेषवावस्था में एक कुप्पू स्वामी मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा कि 4 साल के बालक में कल्पना की सजीवता होती है। वह जो भी काल्पनिक चीजें उसके दिमाग में रहती है, जिसे भी वह कल्पित करता है, उसी को सजीव जान पड़ता है। ये किसने कहा, ये कुप्पू स्वामी ने कहा। याद करना कितने वर्ष के बालक के संबंध, 4 वर्ष के बालक में ना, शेषवावस्था संबंध, ठीक है। तो यहाँ है वास्तविक जगत से, शेषवावस्था में कल्पना की सजीवता थी, यहाँ वास्तविक जगत से संबंध है। यानी कि बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें काल्पनिक जगत का परित्याग हो जाता है, इसमें कोई कल्पना नहीं करता बालक, इसमें क्या होता है, वास्तविक चीजें जो है उसी में व्यक्ति आनंद लेता है। इसी प्रकार इस संबंध में याद रखना, आगे जो मनोवैज्ञानिक कथन पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे, उसमें कथन है, दे रखा है, स्ट्रिंग ने कहा। किसने मित्रों, स्ट्रिंग ने कहा। क्या कहा था, याद रखना, स्ट्रिंग ने कहा था इस संबंध में, वास्तविक जगत से संबंध में। स्ट्रिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी कि बालक अपने को, स्वयं को अति विशाल संसार में पाता है, यानी कि इस बड़े से इस विशाल संसार में खुद को पाता है और इस संसार के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जो वास्तविक है उस जगत से संबंध बनाना चाहता है बालक। ये थी स्ट्रिंग की परिभाषा, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ेंगे, रचनात्मक कार्यों में आनंद। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है बालक, जैसे जैसे कि देखिए मतलब नॉर्मल काम नहीं करता। एक चीज बाल्यावस्था यहाँ से दो दो स्टेप, मतलब कि दो आपकी परिभाषाएं तैयार हो रही है, ठीक है। एक तो रचनात्मक कार्य में आनंद ले रहा है, दूसरी इसी से संबंधित मैं इसको कह दूं कि नियमित, अगर आपको प्रश्न बना के मैं बता दूं कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक नियमित कार्य करना पसंद नहीं करता है, नियमित कार्य पसंद नहीं करता है, नियमित कार्य को नापसंद करता है, ठीक है। कौन सी अवस्था है मित्रों, ये बाल्यावस्था हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों, बाल्यावस्था। नियमित कार्य पसंद नहीं करता, इसका मतलब क्या है, जैसे विद्यालय जाना है रोज, तो वो पसंद नहीं करेगा इस उम्र में। याद रख लेना, आप 6 से 12 देख लेना है ना। नियमित कार्य रोज जो कार्य करने होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, ठीक है। नियमित कार्य, विद्यालय जाने का उदाहरण दे दिया मैंने, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विद्यालय रोज उसको जाना पड़ेगा लेकिन उसको पसंद नहीं करेगा, ठीक है। वो सामान्य कार्यों से हटकर रचनात्मक कार्य, लिखा है रचनात्मक कार्यों में आनंद, तो रचनात्मक कार्यों में आनंद लेकर रचनात्मक कार्य करना चाहिए। अब बालक अलग प्रकार करेगा, बालिका अलग प्रकार, है ना, क्योंकि उनकी समाज में अलग अलग भूमिका है, ठीक है। न कि लिंग के कारण, लिंग भेदभाव कभी नहीं होता, ठीक है। तो देखिए बालक कैसे करेगा, जैसे बड़ों को देखकर जैसे बगीचे में काम करेगा, ठीक है। बड़े जैसे पेड़ों को, पौधों को काटते हैं, कटाई करते हैं, वैसे वो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वैसे करने में आनंद लेगा ना। और जो छोटे छोटे जो औजार उपकरण से उनसे लकड़ी की वस्तुएं भी बालक बनाएगा ना। इसके अलावा बालिका घर में कोई काम करती है, जैसे कि
अब उसकी माँ है तो वो सिलाई कढ़ाई का काम करती है, उसी को देखकर उसमें आनंद लेने लगती है, उसको कार्य वो करना चाहती है वो, है ना। और विशेष रूप से मुख्य तौर पर वो घोड़े गुड़ियों का खेल, है ना, ये खेलने लगती है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक कार्यों में आनंद बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता। आगे देखते हैं सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होना। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास कैसे? देखिए सामाजिक कैसे, तो आपको पता है बाल्यावस्था को टोली, दल, गैंग के आयु कहते हैं। समूह प्रवृत्ति का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति। कहने का मतलब देखिए एक परिभाषा हमने पढ़ी थी, क्रो एंड क्रो ने कहा। किसने कहा था वो? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी मित्रों। क्या दी थी? क्रो एंड क्रो ने कहा कि बालक सबसे छोटा रहता है तब अकेले खेलना पसंद करता है। वो कौन सी अवस्था होगी? शेष अवस्था ना। क्रो एंड क्रो ने आगे कहा कि थोड़ा सा बड़ा होगा तो वह समूह के साथ खेलना पसंद करेगा। वो कौन सी हो गई? वो बाल्यावस्था हो गई, यानी कि समूह में खेलना पसंद करेगा, समूह का नेतृत्व करना पसंद करेगा, एक से अधिक बालकों के साथ खेलना पसंद करेगा बाल्यावस्था में। ये मित्रों ये तो हो जाएगा सामाजिक गुण। नैतिक गुण, नैतिक गुणों के बारे में किसने परिभाषा दी है मित्रों? इस स्ट्रेंग ने दी थी। नैतिक गुणों के बारे में स्ट्रेंग ने परिभाषा दी थी। स्ट्रेंग ने क्या कहा मित्रों? स्ट्रेंग ने कहा कि 6, 7 और 8 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें अच्छे बुरे के ज्ञान मतलब सामान्य तौर पर ज्ञान हो जाता है, और उनमें जैसे ईमानदारी, सद्भाव, सहयोग, सामाजिक मूल्यों की भावनाओं का विकास हो जाता है। ये कहा था मित्रों स्ट्रेंग ने। किसने कहा था? स्ट्रेंग ने कहा था ये नैतिक गुण और सामाजिक गुणों का विकास इस प्रकार बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए क्या आ रखी है मित्रों। आगे है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। क्या है मित्रों? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ये भी इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। देखिए सेम उल्टा, शेष अवस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी। याद रखना, शेष अवस्था में अंतर्मुखी होता है। देखिए ज़्यादा बोलना मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाता, मतलब एकांत प्रिय, अपने में रुचि लेने में अंतर्मुखी, है ना, इंट्रोवर्ट होता है। जबकि एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी बालक। किसमें? इसमें बाल्यावस्था में। क्यों? हमने पीछे अभी एक ऊपर विशेषता पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? कि वो वास्तविक जगत से संबंध बनाता है। पढ़ी थी ना? वास्तविक जगत से संबंध बनाता है, वास्तविक जगत से संबंध बनाता है, सामाजिक समूह का सदस्य होना चाहता है, मतलब लोगों से संपर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है बाल्यावस्था में, याद रखना, है ना। वो बाहरी जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करना, चीज़ों का संग्रह करना बाल्यावस्था में होती है, याद रखना। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की विशेषता है। जैसे बालक क्या करेगा? कांच की जो गोलियां खेलने वाली आती है, इसके अलावा छोटे छोटे कार्ड, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कंकर, इनका क्या करते हैं? इकट्ठा करना पसंद करते हैं, इनका संग्रह करना पसंद करते हैं 6 से 12 की उम्र में। ठीक है, इसके अलावा ये तो बालक का बताया। बालिका क्या करेगी? चित्र हुए, खिलौने हुए, गुड़ियाँ, कोई कपड़े वगैरह हुए ना, गुड़ियों में ज़्यादा रुचि लेने लगती है, वो है बालिकाएं। ठीक है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता। आगे चलते हैं, आगे लिखा है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। देखिए ये मैंने कंटिन्यू लगातार 2 रखी है। ठीक है, कंटिन्यू लगातार 2 विशेषताएं रखी मैंने कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता और टोली दल व समूह। इनको कंटिन्यू लगातार क्यों रखा? दोनों लगभग एक सी है। ठीक है, देखिए टोली की आयु, दल की आयु, समूह की आयु, क्योंकि हमने पढ़ा सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता है मतलब समूह की आयु है। सामूहिक समूह एक ही तो चीज़ है। समूह में खेलना, समूह का सक्रिय सदस्य होना, समूह का नेतृत्व करना, ये चीज़ें बाल्यावस्था में बालक पसंद करता है। रोस ने भी कहा था, रोस ने कहा था कि बालक क्या करता है? अच्छे अच्छे खेल खेलने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता जाता है और किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है। ये रोस ने परिभाषा दी थी। हम आगे मनोवैज्ञानिक कथन के बारे में पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद में, है ना। टोली दल यानी इसको गैंग एज भी कहते हैं, गैंग एज, है ना, गैंग एज भी कहते हैं इसको मित्र। आपको पता है मित्रों गैंग एज किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। क्यों? टोली, दल, समूह, गैंग क्या है? गैंग भी दल क्यों कहा जाता है ना, इंग्लिश वर्ड है। तो ये कौन सी? ये बाल्यावस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है, यानी कि समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करता है ना। समूह में ज़्यादा खेलना पसंद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय समूह में बिताना पसंद करता है साथियों के साथ, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे विशेषता क्या रखी है मित्रों? रुचियों में परिवर्तन। आगे क्या रखी है? रुचियों में परिवर्तन। रुचियों, उनकी जो रुचियां हैं मित्रों उसमें परिवर्तन पाया जाता है। किसने कहा था? कोल व ब्रूस ने ही बताया था। कोल व ब्रूस वही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जीवन का अनोखा काल इस बाल्यावस्था को कहा। उन्होंने ही, कोल व ब्रूस ने ही रुचियों में परिवर्तन बताया था मित्रों। रुचियों में परिवर्तन हो जाना किसने बताया? कोल व ब्रूस ने। इन्होंने कहा कि 6 से 12 के जो बच्चे हैं इस अवधि की यानी कि बाल्यावस्था की एक पूर्व विशेषता, अपूर्व विशेषता है कि मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। कहने का मतलब है लगातार उनकी रुचियों में परिवर्तन हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि उनकी रुचि एक सी रहती है, नहीं, इस उम्र में रुचियों में
परिवर्तन रहता है मित्रों, ऐसा कोल ब्रूस ने कहा। अब रुचियों में परिवर्तन होता है, कोल ब्रूस ने कारण बताया, किस कारण से होता है, तो याद रखना वातावरण से, ठीक है। इन्होंने बताया है वातावरण से, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। घुमा फिरा के कैसे प्रश्न पूछेंगे। कोल ब्रूस ने बाल्यावस्था को रुचियों में परिवर्तन की अवस्था बताया, है ना। रुचि में परिवर्तन होने का प्रमुख कारण क्या माना, ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। वहाँ अब देखिए वातावरण आएगा, वंशानुक्रम आएगा, दोनों आएंगे, तो आपको वहाँ वातावरण करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसा वातावरण होगा ना वैसी रुचि में परिवर्तन होगा बालक, ठीक है। अंतिम विशेषता पढ़ देते हैं मित्रों, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, देखिए मैं तीनों बता रहा हूँ यहाँ पे, किशोरावस्था बाद की चीज़ है, लेकिन देखिए संबंधित चीज़ आ रखी है तो फायदा है। शेष अवस्था, पहली चीज़, तीन चीज़ पढ़ेंगे मित्रों, एक मिनट देखिए इसको अच्छी तरह से पढ़ देते हैं। तीन चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता के बारे में तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक बताऊंगा मैं शेष अवस्था, ठीक है। एक बताऊंगा बाल्यावस्था, ठीक है। और एक बताऊंगा मित्रों किशोर अवस्था, ठीक है। शेष अवस्था में क्या बताऊंगा मैं, शेष अवस्था में बताऊंगा कि काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, लेकिन अव्यक्त होती है, व्यक्त नहीं कर पाता है उसको, है ना, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती। जैसे यौनांगों पर स्पर्श करना, यौनांगों पर हाथ रखना, माता के स्तनपान करना, अंगूठे को चूसना, ये शेष अवस्था में होता है। काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। बाल्यावस्था में न्यून होती है, बहुत कम होती है, याद रखना। बाल्यावस्था में ने के बराबर होती है काम प्रवृत्ति, आप देख लेना। काम प्रवृत्ति में बिल्कुल इच्छुक नहीं होता बालक, क्यों, क्योंकि सारा समय है मिलने जुलने में, दोस्तों को मिलने जुलने में, खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में ना, इनमें बीता जाता है। यानी कि न्यून प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था की, तो जब न्यून होगी तो व्यक्त की तो कोई बात ही नहीं है। किशोरावस्था की बात करूं तो किशोरावस्था में भी ये क्या होता है आपको पता है, किशोरावस्था में तो काम प्रवृत्ति प्रबल होगी, किंतु किंतु उसको वह व्यक्त भी कर पाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस डायग्राम को आप समझिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है लेकिन अव्यक्त होती, व्यक्त नहीं कर पाता। बाल्यावस्था में न्यून होती है तो व्यक्त अव्यक्त की बात ही नहीं है, यानी अव्यक्त है, जाहिर सी बात है। किशोरावस्था में प्रबल होती है लेकिन वो व्यक्त भी कर देता है कभी कभार, जब संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो कि बाल्यावस्था के संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिक कथन या विचार है, देखिए अभी हमने ऊपर जो देखा था, ये जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं वो सारी पढ़ ली थी हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मित्रों बाल्यावस्था के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कथन या मनोवैज्ञानिक जो विचार कहूँ, है ना, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है वो कहूँ, वो देखेंगे मित्रों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनमें नाम आता है कुप्पुस्वामी। क्या नाम आता है मित्रों, कुप्पुस्वामी, है ना। कुप्पुस्वामी देखिए, कुप्पुस्वामी यानी कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते। देखिए जैसा कि हमने जब बाल्यावस्था के ऊपर विशेषताएं पढ़ी थी तभी मैंने बता दिया ये परिभाषा, जो कौन सी कुप्पुस्वामी ने दी। और ये परिभाषा क्या है कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। किसने कहा था मित्रों, अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, कुप्पुस्वामी ने कहा, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, कुप्पुस्वामी ने यह चीज़ कही थी कि बालक में बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। क्यों होते हैं, तो कल मैंने बताया था, जैसे कुप्पुस्वामी के अनुसार, ठीक है। कुप्पुस्वामी ने कहा कि 6 साल की आयु में, यानी स्टेप टू स्टेप, यहाँ पर हर वर्ष है बालक में अनोखे अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे अनोखा काल कहा गया। कुप्पुस्वामी ने यह कारण बताया, ठीक है। कोल व ब्रूस ने जो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया, तो उसका कारण बताया कि माता पिता के लिए यह अवस्था समझना कठिन होता है, ठीक है। बात कर रहे थे हम कुप्पुस्वामी के अनुसार 6 वर्ष की अवस्था में बालक कैसा रहता है, उग्र रहता है, और कोई भी अगर उससे प्रश्न पूछे, यानी कि उग्र परेशान सा रहता है ना, कोई भी प्रश्न पूछे तो न और नहीं में देगा वो, है ना। ये है 6 साल में। 7 साल की बात करूं तो 7 में उन्होंने बताया कि बालक उदासीन या एकांत पसंद करता है ना, उदासीन रहता है, एकांत अकेला रहना पसंद करता है। इसी प्रकार आगे कुप्पुस्वामी ने बताया कि जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है, कब, 8 वर्ष का, तो वो क्या करता है मित्रों, वो सामाजिक संबंध बनाने लगता है ना, समूह में सक्रिय हो जाता है ना। और आगे बताया कि 9 से 12 में वो क्या करता है, वो रोमांचकारी कार्य करने लगता है ना, यानी कि हमने पढ़ा था कल, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है, वो रोमांचकारी या रचनात्मक कार्य करने में आनंद लेता है। तो यही है 6, 7, 8 और 9 से 12, है ना, 6 से 12 की अवस्था बाल्य अवस्था, ये कुप्पुस्वामी ने पूरा विवरणात्मक रूप से बताया। आगे चलते हैं, अगली परिभाषा है मित्रों रोस की। किसकी मित्रों, रोस की। देखिए रोस ने क्या कहा था मित्रों, कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ये किसने कहा था मित्रों, ये कहा था जे.एन. रोफ ने। रोफ ने कहा था, आपको पता है रोफ ने, कल हमने पढ़ा था मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता, या मिथ्या को कहूँ मैं छद्म, कहने का मतलब मिथ्या या छद्म, दोनों का अर्थ है मित्रों झूठ, है ना, यानी कि झूठी परिपक्वता। कैसे, कि बालक का है ना, मतलब
क्या हो जाता है इसमें, बालक कहता है कि मैं इसमें वयस्क हो गया हूँ, मैं परिपक्व हो गया हूँ इस अवस्था में ना, ऐसा बालक का मानना है। लेकिन वैसे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये झूठी परिपक्वता है ना, मिथ्या परिपक्वता काल इसीलिए बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता ये बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है ना, यानी कि लगभग लगभग शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है इस अवस्था में, ये रोस का कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली परिभाषा पर। नंबर 3 पर आ जाता है मित्रों स्ट्रेंग। कौन आ जाता है, स्ट्रेंग है ना। स्ट्रेंग ने क्या परिभाषा दी थी स्ट्रेंग ने दी थी मित्रों कि बालक स्वयं को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में मतलब संसार के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये किसने कहा था मित्रों, ये कहा था स्ट्रेंग ने। ठीक है, यानी इसका संबंध हमने पहले पढ़ लिया था, इसका मतलब है कि वास्तविकता से संबंध है, वास्तविक जगत से संबंध है, वास्तविक जगत से संबंध है ना। इस परिभाषाओं को यह कथन उजागर करता है, इस परिभाषा को, कि वास्तविक जगत से संबंध है ना, स्ट्रिंग के अनुसार। ठीक है, स्ट्रिंग के अनुसार वास्तविक जगत से संबंध, यानी बालक खुद को अति विशाल संसार में पाता है। इसका मतलब क्या है कि बाहरी चीजें यानी जो वास्तविक जगत या जो संसार है ना, इसके बारे में वो क्या करता है, जो भी संसार की वस्तुएं हैं है ना, अन्य बाहरी व्यक्ति हैं, उन सब के बारे में वो जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये स्ट्रिंग ने कहा था, मतलब काल्पनिक जीवन है, कल्पना की सजीवता वो शेष अवस्था में होती है। किसने कहा, कुप्पू ने ना। लेकिन शेष अवस्था का त्याग करके वास्तविक जगत में बालक बाल्य अवस्था में आता है, ये किसने कहा था, स्ट्रिंग ने कहा था मित्रों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं मित्रों परिभाषा नंबर 4 पर। चौथी परिभाषा देखिए मित्रों, चौथी परिभाषा दी है बलेयर जोन्स व सिम्पसन ने। बलेयर जोन्स व सिम्पसन ने क्या महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा ना। क्या कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। इसके आगे और कथन है, ठीक है, लेकिन वो बड़ा है इसलिए मैंने ये शॉर्ट में करके समझाया, आगे क्या वो मैं बताऊंगा ना। देखिए ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन इन मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण मतलब शिक्षा के दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ये कहा था ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। कहने का मतलब है कि अब अध्यापक क्या करेगा, अब आगे लिखा है इसके कि जो शिक्षक है, देखिए शैक्षिक दृष्टिकोण की बात है ये, मतलब शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षक क्या करेगा कि इस बाल्यावस्था में जिन बालकों को पढ़ाएगा, बाल्यावस्था के बालकों की बात हो रही है, बाल्यावस्था में जिन बालकों को पढ़ाएगा उन बालकों की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनकी परिस्थिति कैसी है ना, इन सब की उस शिक्षक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उसके व्यवहार को रूपांतरित व परिवर्तन करती हो। ऐसी महत्वपूर्ण उसकी जो समस्याएं या विशेषताएं हैं उनको, उन सब के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ये कहा था मित्रों ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। आगे चलते हैं मित्रों, परिभाषा नंबर है 5। पांचवी परिभाषा देखिए मित्रों क्या है, पांचवी परिभाषा स्ट्रिंग नहीं दी थी, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हो। किसने कहा था मित्रों, ये कहा था स्ट्रिंग ने। किसने कहा था मित्रों, स्ट्रिंग ने। अब देखो इस जो परिभाषा, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, स्ट्रिंग ने कहा था कि बाल्यावस्था में जो बालक है वो सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं। किस में लेते हैं, सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं। आपको पता है सामूहिकता की प्रबलता, समूह का सदस्य होना है ना, सामूहिक खेलों में रुचि लेना, सामूहिक खेलों में रुचि। ठीक है, ये कथन था स्ट्रिंग का ना। तो इससे समझ इन्होंने कहा कि जैसे ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का, 6 से 12 है बाल्यावस्था हमने पढ़ी थी ना, तो 6 से 12 में 10 वर्ष आ जाता है मित्रों। इसका मतलब है कि बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वो सारे लगभग खेल खेल चुके होते हैं, और किस में खेलते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं खेलते, वो खेलते हैं मित्रों समूह में। ये परिभाषा किसने दी थी मित्रों, स्ट्रिंग ने दी थी ना। आगे चलते हैं अगली परिभाषा पे, परिभाषा संख्या 6। परिभाषा नंबर 6 है, देखिए ये दी थी मित्रों रोस ने। किसने दी थी, रोस की एक और परिभाषा है कि इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता कल हमने पढ़ ली, ये किसने कहा, रोस ने कहा। यानी कि बालक क्या करता है इस अवस्था में कि जो काम प्रवृत्ति है ना उससे दूर रहता है ना, और अधिक से अधिक समय क्या करता है, ग्रुप में, समूह में, टोली में, दल में, गैंग में बिताने का प्रयास करता है ना। यानी कि किसी न किसी समूह में खेलता है, किसी न किसी समूह का सक्रिय सदस्य रहता है। ये चीज़ें बताई थी रोस ने कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं परिभाषा संख्या 7 पे। परिभाषा 7 देखिए क्या है मित्रों, परिभाषा संख्या 7 दी थी मित्रों
कोलेस्निक या कहीं पे नाम आता है कोल्सनिक, ठीक है, कोल्सनिक या कोलेस्निक, इस मनोवैज्ञानिक ने दी। इसने कहा मित्रों कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। कि सामूहिक खेल यानी कि समूह में खेले जाने वाले खेल, समूह में खेले जाने वाले खेल और शारीरिक व्यायाम, और कौन से शारीरिक व्यायाम, कहने का मतलब जो शरीर से व्यायाम हो, ऐसे व्यायाम है ना, ये क्या होने चाहिए, यहाँ ध्यान रखना, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न होने चाहिए ना। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ, इस परिभाषा क्यों दी, क्या कारण है। प्राथमिक विद्यालय की आयु कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था, कहने का मतलब 6 से 9 वाली बात है। भाई बालक कब विद्यालय जाता है, 5 वर्ष की उम्र से तो शुरू करता है, यानी कि 5 या 6 है ना, 5 या 6, निश्चित तौर पे 5 नहीं है, 5 या 6, तो 6 से क्या लागू हो जाती है, बाल्यावस्था, ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय को वो पढ़ेगा, बाल्यावस्था में ही तो पूरी करता, प्राथमिक विद्यालय को पढ़ेगा ना, तो इसलिए ये बाल्यावस्था संबंधी कथन है, पहली चीज तो ये। तो कोस ने की ये परिभाषा आगे पूछ लिया किस अवस्था से संबंधित, तो क्या बताओगे मित्रों, बाल्यावस्था से, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा सामूहिक खेल, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, अभी ऊपर भी पढ़ा कि सामूहिक प्रकृति की प्रबलता होती है, रोस ने कहा, अभी हमने पढ़ा था ऊपर है। तो भाई सामूहिक खेल समूह में खेल है, और शरीर से होने वाले जो व्यायाम है वो प्राथमिक विद्यालय में इस उम्र में जो पाठ्यक्रम है ना, उस पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये कहा था मित्रों कोलेस्निक ने या कोल्सनिक ने, ठीक है। आगे चलते हैं अगली परिभाषा पे मित्रों। अगली परिभाषा क्या है, परिभाषा नंबर 8, ये दी थी मित्रों कोल व ब्रूस ने। किसने दी थी, कोल व ब्रूस ने। कोल व ब्रूस ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। इन्होंने कहा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था है। कोल व ब्रूस ने क्या कहा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था है। अब क्यों कहा वो पढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास मतलब कि संवेगों में बार बार इस उम्र में परिवर्तन होते रहते, ऐसा किसका मानना है, कोल व ब्रूस ने। देखो संवेगात्मक विकास में तीव्रता वो शेष अवस्था में थी, हम जानते हैं, लेकिन जो संवेगात्मक विकास है मित्रों, उसमें परिवर्तन होना बंद नहीं करते इस अवस्था में, बाल्यावस्था में संवेगात्मक जो विकास है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जैसे हमने कुपुस्वामी का जो भी ऊपर ही देखा था, कुपुस्वामी की परिभाषा कि 6 साल में वो ये करता है, 6 साल में उग्र रहता है ना, 7 साल में एकांत, मतलब 6 में तो देखो उग्र आक्रामक रहता है, 7 वर्ष की आयु में बालक पूरा चेंज होता है, उदासीन एकांत रहता है, 8 साल में सामाजिक संबंध बनाता है। आगे 9 से 12 की बात करूं तो वो विद्यालय जाना पसंद नहीं करता, नियमित कार्यों को पसंद नहीं करता, अलग कार्य करना चाहता है, रचनात्मक कार्य में रुचि लेता है। मतलब संवेगों में क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, संवेगात्मक विकास का ये अनोखा काल, इसीलिए कोल व ब्रूस ने इसे कहा था मित्रों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं परिभाषा नंबर 9 पर। परिभाषा 9 देखिए, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए ये ऐसे फैक्ट है जो पूछे गए हैं पूर्व एग्जाम में, ठीक है, तो देखिए वापस भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा अन्य परिभाषा वो भी मोस्ट है। तो देखिए किल पेट्रिक नाम आता, इसी किल पेट्रिक ने किशोरावस्था को क्या कहा था, जीवन का सबसे कठिन काल, और इसी ने बाल्यावस्था को कहा था मित्रों प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किल पेट्रिक ने कहा था। याद रखना कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। किसने कहा, किल पेट्रिक ने क्या कहा, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण कहा था। इसका मतलब क्या है, इसने किल पेट्रिक ने यह कारण बताया कि विद्यालय में ऐसी क्रियाएं करवाई जाए, है ना, ये बालकों की प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण है। समाज में उसमें समाज के सदस्यों के प्रति प्रतिद्वंद्व होते हैं, है ना, उसके मन में, विचारों में। तो विद्यालय में ऐसी क्रियाएं करवाई जाए जिसमें भाग लेकर बालक में क्या हो जाए, बालक में अनुशासन स्थापित हो, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सद्भावना, सामाजिक गुणों का विकास हो, अच्छी चीजों का विकास हो, ताकि ये प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल नहीं रहे। ऐसा किल पेट्रिक ने कहा, उसके मन में कोई भी द्वंद्व समाज के प्रति नहीं रहे थे। ये थी 9वीं परिभाषा। आगे चलते हैं मित्रों, अंतिम परिभाषा है ये 10वीं परिभाषा। ये दी थी मित्रों ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। किसने दी थी मित्रों, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन की एक और परिभाषा आई है। इसने कहा कि इन्होंने कहा था बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये किसने कहा था मित्रों, ये ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने कहा था। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने क्या कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में पूरे संपूर्ण जीवन में बाल्यावस्था से अधिक कोई अन्य महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। तो वही चीज इसमें आ रही कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, उसका नजरिया, उसका विचार, उसके सामाजिक आदर्श, मूल्य और आदर्शों का, अनुशासन, सहयोग, सद्भावना, इन सीमाओं का इन चीजों का, इन तत्वों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। इसीलिए ये बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था इन्होंने कहा शैक्षिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था। अगर ऐसा भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वहां पे आप बताओगे मित्रों बाल्यावस्था। क्या बताओगे,
बाल्यावस्था बताओगे। ये किसने कहा था? ये कहा था मित्रों ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। तो मित्रों बाल्यावस्था में ये जो बाल्यावस्था का पहला पार्ट था शेषावस्था पूरी होने के बाद, है ना, इस हमने जो पहला पार्ट देखा इसमें बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं ये पढ़ ली है। इसके अलावा बाल्यावस्था की जो मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं, कथन या विचार कहूँ वो पढ़ लिए। ठीक है, तो ये मित्रों बाल्यावस्था का आपके पहला पार्ट पूरा हो चुका है। ठीक है मित्रों, पहला पार्ट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं आज, जिसमें हम विकास के विभिन्न पहलू जैसे कि शारीरिक विकास बाल्यावस्था में, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास किस प्रकार होते हैं ना। तो देखिए हम देखेंगे मित्रों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास इस दूसरे पार्ट में, है ना। सबसे पहले हम विकास के पहलुओं में देखेंगे मित्रों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी शरीर का विकास। ठीक है, शरीर के विकास में देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मित्रों लंबाई। क्या देखेंगे? लंबाई देखेंगे। ठीक है, लंबाई क्या है? बाल्यावस्था में लंबाई की गति शेष अवस्था से धीमी होती है। ये लीजिए कि बाल्यावस्था में जो लंबाई होती है ना, तो लंबाई की गति यानी लंबाई बढ़ने की जो गति है वो शेष अवस्था से धीमी होती है। कहने का मतलब क्रम कैसे चलता है लंबाई व वजन में ना, कि शेष अवस्था में तीव्र चलता है, सबसे पहले तीव्र, फिर बाल्यावस्था में मंद चलता है यानी धीमी होती है। ठीक है, और वापस जब किशोर अवस्था लगभग आती है तब तीव्र होते हैं शारीरिक परिवर्तन, तीव्र मंद तीव्र, और वापस मंद चलता है प्रौढ़ावस्था में ना। ये होता है क्रम। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि शेषावस्था से धीमी होती है, मतलब शेषावस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है, इसका मतलब तो बाल्यावस्था में वो क्या हो जाती है, उसकी तुलना में थोड़ी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है ना। लगभग 10 से 12 वर्ष में लंबाई 55 इंच होती है। 10 से 12 वर्ष यानी कि जब बाल्यावस्था का एंड आता है, बाल्यावस्था समाप्ति पर 55 इंच लंबाई औसतन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं भार। ये तो लंबाई थी मित्रों, अब भार देखते हैं। भार क्या देखिए, यानी कि वजन। ठीक है, बाल्यावस्था में भार में तीव्र वृद्धि होती है। देखिए वजन में तीव्र वृद्धि होगी यहाँ पे ना, तीव्र वृद्धि होगी। जैसे देखिए 6 वर्ष में 16 किलो भार होता है बच्चों का, बालकों का 6 वर्ष की अवस्था में 16 किलो होता है ना। 4 साल बाद यानी कि 10 वर्ष का होने पे वजन 7 किलो और बढ़ जाता है, 23 किलो भार हो जाता है। और बाल्यावस्था जब समाप्त हो जाती है यानी कि 12 वर्ष में, तो हो जाता है कितना, 30 किलो भार हो जाता है ना। ये कहने का मतलब क्या है, ये मेन है। 6 वर्ष में भार कितना, 10 वर्ष में कितना, 12 में कितना, ये याद रखना। ठीक है, यही पूछ सकते हैं अगर भार पूछे तो, और वैसे पूछने का कोई अभी तक तो देखो पूछा नहीं है तो बहुत कम चांस है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे बाल्यावस्था में वजन कैसे बढ़ता है। आगे चलते हैं मित्रों, आगे आ जाती है हड्डियाँ, है ना। क्या आ जाती है? हड्डियाँ, या जिन्हें कहूँ अस्थियाँ। हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है ना। मित्रों देखिए 270 ये किस में होती है? ये होती है मित्रों शेष अवस्था में, यानी नवजात शिशु की हड्डियाँ होती है 270, और ये बढ़ जाती है इस अवस्था में, और बढ़कर कितनी हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 350 बाल्यावस्था में हो जाती है, और बाद में किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था में ये क्या हो जाती है? घट जाती है, और कितनी हो जाती है बाद में? 206 रह जाती है सिर्फ, है ना। आगे देखते हैं हड्डियां पड़ने के बाद दांत, है ना, यानी कि दांतों का विकास किस प्रकार होता है बाल्यावस्था में। देखिए हमने जब शेषावस्था में दांतों का विकास देखा तो हमने पढ़ा था कि दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांत मतलब जो गिरते हैं और उनकी जगह वापस आते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी दांत। तो लिखा है दूध के दांत गिरकर स्थायी दांतों का इस अवस्था में निर्माण होने लगता है। स्थायी दांत यानी कि जो बाद में नियमित रूप से रहते हैं स्थायी दांत, और जो टूटते हैं उनको बोलते हैं दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत, है ना। 11 से 12 वर्ष जब बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है तो जो स्थायी दांत है ना, इन स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 27 से 28 होती है, याद रखना है ना। और टोटल कहते हैं ना कि तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, 32 ही मतलब टोटल 32 दांत होते हैं। हर व्यक्ति के 32 हो जरूर नहीं, क्यों जरूर नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के लगभग 27 से 28 होते हैं। अब देखिए ये 4 कौन से दांत है, तो बता दो आपको, इन 4 दांतों को मित्रों बौद्धिक दांत कहा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्धिक दांतों की संख्या, बौद्धिक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये हर व्यक्ति में नहीं आते हैं, यानी कि बुद्धि के दांत है, इसका मतलब ये उत्पन्न होते हैं किशोर अवस्था में। जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा इनके बारे में। और तो ये था दांतों का विकास। आगे पढ़ते हैं मित्रों मांसपेशियां। क्या पढ़ते हैं? मांसपेशियां। देखिए मांसपेशियों के बारे में देख लेते हैं मित्रों ना, मांसपेशियों का विकास किस प्रकार होता है। देखिए शेष अवस्था में मुलायम और शक्तिहीन मांसपेशियां इस अवस्था में कठोर व मजबूत हो जाती है। देखिए शेष अवस्था में मतलब जन्म के समय बालक की जो मांसपेशियां मुलायम रहती है, शक्तिहीन कमजोर रहती है, और इस अवस्था में आकर वो कठोर व मजबूत होने लगती है ना। इनका विकास है ना, मांसपेशियों का विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? एक तो पौष्टिक भोजन में ना, संतुलित भोजन करेगा तो मांसपेशियों का विकास होगा। खेल कूद से भी मांसपेशियों में वृद्धि विकास होता है, और व्यायाम पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है,
आगे देखिए 12 वर्ष की अवस्था तक, बस ये जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, बस वही याद रखना। मैंने ये तो नहीं बताया 8 वर्ष में इतना होती है ना, 10 वर्ष में इतना होती है, ये नहीं बताया। जो मोस्ट है, जिनके आसार है कि भाई हाँ कल को पश्चाताप नहीं रहे कि ये प्रश्न आ गया, ये छूट गया ना, तो 12 वर्ष की अवस्था तक जितना शरीर का वजन है उसका कुल 33% मांसपेशियों का वजन रहता है मित्रों। ये थी मांसपेशियां, और ये हमने पढ़ लिया है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। अब पढ़ेंगे मित्रों बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। देखिए बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, देखिए मित्रों संवेगों का विकास। इस अवस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है। देखिए जब हमने शेष अवस्था पढ़ी मित्रों, ठीक है, शेष अवस्था में संवेग जो भी होते हैं हमने पढ़ा, केवल एक उत्तेजना मुख्य रूप से संवेग होती है। ब्रिजेफ ने बताया 2 वर्ष तक बालक में 4 संवेग विकसित हो जाते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन देखिए शेष अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से व्यापक तौर पर, है ना, वो व्यक्त नहीं कर पाता शिशु संवेगों को। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है कि इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर, वयस्कों के संपर्क में आकर बड़ों से सीख कर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है, यानी कि वो संवेगों को प्रकट करने लगता है ना। आगे देख लीजिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति प्रकट होती है, यानी कि शेष अवस्था में वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता, इशारों में ही बताता है ना। जैसे कि भूख लगी तो किसी चीज़ को खाने लगेगा, यहाँ तो संवेगों की अभिव्यक्ति प्रकट रूप में होती है, व्यक्त हो जाती है ना। और एक और इम्पैक्ट आपको इम्पोर्टेंट वेरी फैक्ट है कि बालिकाओं में बालकों की अपेक्षाकृत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, यानी कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा इस अवस्था में ज़्यादा ईर्ष्या का भाव पाया जाता है, ये बस याद रखना, ठीक है। ये था संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास पढ़ लिया, संवेगात्मक विकास पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मित्रों बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है। देखिए बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है बाल्यावस्था, ठीक है। तो देखिए बौद्धिक विकास कहूँ या इसे ही मैं मानसिक विकास कहूँगा, ठीक है। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, या इसे कहूँगा मैं कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक डेवलपमेंट विकास, ठीक है। यानी कि मानसिक पटल का विकास होना, मस्तिष्क का। तो इस अवस्था में सूक्ष्म व तर्कपूर्ण चिंतन प्रारंभ हो जाता है। सूक्ष्म चिंतन, है ना। क्यों? क्योंकि 0 से 5 तक कोई चिंतन नहीं रहता ना। 6 से जब बालक शुरू होता है, बाल्यावस्था 6 से शुरू होती है, तो 6वें वर्ष में सूक्ष्म चिंतन यानी कि थोड़ा थोड़ा चिंतन करने लगता है। जो भी चिंतन होगा वो किस प्रकार का होगा, तो जब हमने पहला पार्ट इसका पढ़ा तब पढ़ लिया, वो चिंतन होगा मूर्त चिंतन। इस अवस्था में जब प्रारंभ में यानी कि 6 से 8 में या 6 से 9 की अवस्था में देखूं तो मूर्त चिंतन होता है। लेकिन जो 9 से 12 का स्टेप है यानी कि जाते जाते बाल्यावस्था जब खत्म होती है 11 से 12 की अवस्था में बालक फिर अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया में भी आ जाता है, ये याद रखना। और क्या लिखा है, बालक अवलोकन में भी रुचि लेती है। ध्यान मतलब कहने का अवलोकन क्या होता है कि मतलब सूक्ष्म रूप से देखना, है ना, अच्छी तरह से किसी चीज़ को देखना, निरीक्षण करना, वो अवलोकन में रुचि लेता है और तर्कपूर्ण चिंतन करता है। तार्किक चिंतन इस अवस्था में करने लगता है, आपको पता है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष कौन से, अभी मैंने ऊपर बताया 11 से 12 वर्ष में एक तो बालक की कल्पना शक्ति का विकास होगा और दूसरा होगा अमूर्त चिंतन का विकास होगा। 11 से 12 में कल्पना शक्ति भी विकसित होती है और अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12 के बाद जब किशोरावस्था आती है तो वो अमूर्त चिंतन की ही अवस्था कहलाती है। आगे देख लीजिए, आगे अच्छा है भाई, क्या है देखिए, हम इसको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, एक एक वर्ष में जो तुलना होगी उस आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हर स्टेप पे पढ़ेंगे एक एक अवस्था का, एक एक साल का। देखिए जब 6 वर्ष का बालक रहता है तो उसमें देखिए किस प्रकार की मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है ना। तो देखिए उसे दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है, पहली चीज़ कि दायां किसे कहते हैं, बायां किसे कहते हैं, ये 6 वर्ष में वो जान जाता है, ठीक है। एवं 10 से अधिक वस्तुओं को गिनने की क्षमता, 10 से अधिक कहने का मतलब लगभग 14-15, ज़्यादा देखिए ज़्यादातर मतलब 14-15 तक मान लीजिए ना, 15 तक, 10 से अधिक मतलब 20 नहीं, 13-14 या 15 वस्तुओं को गिनने की क्षमता वो बालक 6 वर्ष में रखने लगता है, ठीक है। 7वें वर्ष की बात करूँ मित्रों तो लिखा है 2 वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होना। 2 वस्तुओं के बीच भेद क्या है, उस भेद को समझना, तुलना करना, अंतर करना सीख जाता है 7वें वर्ष तक बालक, है ना। 8वें वर्ष की बात करूँ मित्रों तो लिखा है 6-7 शब्दों के वाक्यों को दोहराने की क्षमता। 6 से 7 शब्दों के वाक्यों को दोहराने की, बार बार उनको दोहराने की कह रहा हूँ मैं, ठीक है। 6-7 शब्द बोलने के नहीं, उन वाक्यों को बार बार दोहराने की क्षमता 8 वर्ष का बालक कर लेता है मित्रों, है ना। 9 वर्ष की बात करूँ तो 9वें वर्ष में देखिए एक तो दिन, जो साप्ताहिक दिन होते हैं वो, महीने, दिनांक,
समय और सिक्कों, संख्याओं, इनके बारे में बालक जानकारी रखने लगता है। कब मित्रों? 9वें वर्ष में ना। 9 वर्ष का बालक इन सब के बारे में जानकारी रखने लगता है। आगे लिखा है 10 से 12 वर्ष। देखिए मित्रों, 10 से जो 12 वर्ष होते हैं, है ना, इस स्टेप में क्या करता है बालक? समानता, किन्हीं दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में समानता क्या है, भिन्नता, उनमें अंतर क्या है, इसके अलावा कारण बताना, उनमें कारण क्या है, और नर क्या होता है, नारी क्या होता है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भेद की क्षमता भी इस स्टेप में बालक अच्छी तरह समझने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मूर्त चिंतन से फिर अमूर्त चिंतन तक की अवस्था की बात आ जाती है, तो फिर वो ऐसी जो क्षमताएं हैं वो सीखने लगता है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास देखते हैं दोस्तों। ऊपर हमने शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, यानी कि इस उम्र में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। देखिए, शिशु की अपेक्षा मतलब शिशु कौन सी अवस्था में पढ़ रहे थे? शेष अवस्था में। शेष अवस्था हमने पढ़ा कि शिशु क्या होता है? आत्मकेंद्रित होता है। उसका जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, वो कैसा होता है मित्रों? अंतर्मुखी होता है। यही देखा था हमने। लेकिन बाल्यावस्था में कैसे होता है? बहिर्मुखी होता है। ये प्रश्न हमने देख लिया था पहले पार्ट में। तो यहाँ लिखा है कि इस अवस्था में बालक क्या होता है? पर केंद्रित यानी दूसरों पर केंद्रित रहता है। परार्थी यानी कि दूसरों के अर्थ में सोचने वाला, और शांत होता है। यानी कि कहने का मतलब ये बहिर्मुखी के लक्षण है ना। बाल्यावस्था में मित्रों ये बहिर्मुखी के लक्षण है ना, अंतर्मुखता के नहीं है। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण है कि दूसरों से बात करना, दूसरों बच्चों के साथ खेलना, दूसरों के हित में सोचना ना, ये सारी चीजें बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में स्पष्ट होती है। आगे देखिए, आगे क्या है मित्रों? आगे है 10 वर्ष की अवस्था में लैंगिक भेद का बोध स्पष्ट हो जाता है। देखिए 10 वर्ष की अवस्था इसमें आती है ना, तो 10 वर्ष की अवस्था में लैंगिक भेद क्या होता है? स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, बालक बालिका क्या चीज़ है, क्या इनके कर्तव्य है, इनमें क्यों भेद है, ये सारी चीज़ें इनका बोध है स्पष्ट रूप से हो जाता है बाल्यावस्था के बालकों को। आगे लिखा 10 वर्ष की उम्र में, ये वेरी फैक्ट है दोनों ना, 10 वर्ष की उम्र में बालक क्या करते हैं? समलिंगी बालकों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यानी समान लिंग जो बालक है, जैसे बालक बालकों के साथ और बालिकाएं बालिका के साथ ही खेलना इसमें पसंद करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है कि जैसे कि लड़का लड़की के साथ खेल ले, लड़की लड़के के साथ खेले, ऐसा नहीं है ना। वो विषमलिंगी जो आकर्षण होता है वो किस अवस्था में होगा? यहाँ पूछा है मित्रों समलिंगी, क्या पूछा है? समलिंगी आकर्षण, है ना। तो ये समलिंगी आकर्षण किस में होता है मित्रों? ये होता है बाल्यावस्था में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। आगे लिखा है इसमें कि सामाजिक सम्मान एवं आत्म गौरव की प्रवृत्ति बालक में तीव्र होती है ना। देखिए सामाजिक सम्मान एक तो ठीक है, यानी कि समाज में खुद का सम्मान और खुद के आत्म गौरव की रक्षा, ये प्रवृत्ति ये बालक में इस उम्र में तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि वो बहिर्मुखी प्रकार का हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? आगे एक परिभाषा आ रही है मित्रों, आगे एक परिभाषा आ रखी है, और ये परिभाषा क्या है देखिए। ये परिभाषा दी किसने? नन महोदय ने दी। नन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी कि बालक संसार को सीपी समझता है। अगर ये परिभाषा आ जाए तो आपको नन महोदय करना है वहाँ पे ना। बालक संसार को सीपी समझता है जिसमें वह मोती की तरह रहता है, और उसे खोलने के लिए दूसरों की सहायता चाहता है और उनके मुख की ओर देखता रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई परिभाषा, ठीक है। अब ये इसीलिए देखिए आपसे छूट ना जाए, है ना। आपकी कोई बुक में पढ़े, आप वहाँ पे अगर नहीं मिले तो यहाँ से आपको ये सारी परिभाषाएं मिल जाएगी। मेरी ये कोशिश है हर संभव कि जितनी भी परिभाषाएं हैं ना, 2-4 बुकों से उठा के वो सारी परिभाषाएं आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, शेषावस्था और बाल्यावस्था से संबंधित। इसी प्रकार हम सारी परिभाषाएं देख लेंगे साइकोलॉजी में ना। तो ये लिखा है कि बालक संसार को सीपी समझता है जिसमें वह मोती की तरह रहता है और उसे खोलने के लिए हमेशा दूसरों की सहायता चाहता है, यानी कि सामूहिक प्रवृत्ति या फिर दूसरों का साथ चाहता है और उनके मुख की ओर देखता रहता है। यह नन महोदय ने परिभाषा दी थी। आगे देखते हैं, ये तो था सामाजिक विकास। क्या था मित्रों? सामाजिक विकास, है ना। अब देखेंगे हम बाल्यावस्था में नैतिक विकास, ठीक है। देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक, बौद्धिक विकास देख लिया। अब बाल्यावस्था में हम नैतिक विकास देखेंगे कि बाल्यावस्था में नैतिकता का किस प्रकार विकास होता है। तो देखिए बाल्यावस्था में आपको पता है बालक किस नीति को अपनाता है? समूह की नीति को अपनाता है, यानी कि सामूहिक प्रवृत्ति को अपनाता है, समूह में खेलना पसंद करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिससे बालक के व्यवहार में क्या आते हैं? सहयोग, विनम्रता और सद्भाव की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये चीज़ें आती है देखिए समूह में, यानी कि समूह में भी कौन से? समलिंगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो समलिंगी है
उनके प्रति आकर्षण बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है ना। यानी कि समान लिंग के, जैसे बालक बालकों के साथ ही खेलेगा, लड़कियां लड़कियों में खेलने में रुचि लेगी, है ना। तो ये क्या है, समूह की नीति को अपनाता, आपको पता है। तो उसमें क्या होता है, साथ खेलने से सहयोग, एक दूसरे के विचारों का सम्मान, विनम्रता, सद्भाव, इन प्रवृत्तियों का विकास होता है, ये नैतिक विकास है, ठीक है। और इस अवस्था में बालक क्या करता है, अच्छे बुरे का भेद भी समझने लगता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना, नैतिकता क्या होती है, इन सब के बारे में 10 से जो 12 वर्ष का बालक होता है वो आराम से समझने लगता है, ठीक है। ये था बालक में नैतिक विकास। अब देखेंगे मित्रों बालक में क्रियात्मक विकास। क्या देखेंगे मित्रों, बालक में क्रियात्मक विकास, यानी कि जिसे गत्यात्मक या कह दूं मैं गामक विकास किस प्रकार होता है ना। गामक भी कह सकते हैं, गत्यात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बाल्यावस्था में बालक अधिक निडर एवं साहसी होता है और उसे गिरने व चोट लगने का भय नहीं होता। इस कारण वह अधिकाधिक क्रियात्मक कौशलों को सीखता है। देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक अधिक निडर होता है, यानी कि डरता नहीं है। इसका मेन कारण यह है कि वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है ना, पड़ोस के बच्चों के साथ, गली मोहल्लों के बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है। बाहर निकल गया है, बहिर्मुखी होता है, तो बहिर्मुखी वैसे निडर होता है ना, और साहसी होता है, ये बहिर्मुखी के लक्षण है। और उसे गिरने में चोट लगने का भय नहीं होता, इस कारण वे क्या करता है, अधिकाधिक क्रियात्मक कौशलों को सीखता है मित्रों ना। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने को सीखता है, प्रेरित होता है, उनमें रुचि लेता है। क्यों, क्योंकि उसे डर नहीं है किसी प्रकार का सीखने में, है ना। अब जैसे देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो साइकिल चलाने में से सोचते हैं अरे मैं गिर जाऊंगा, मेरे लगेगी ना, वो अंतर्मुखी होते हैं। ये बहिर्मुखी, भाई पहले बता दिया कि बाल्यावस्था में बच्चे कैसे हैं मित्रों, बहिर्मुखी है। कैसे हैं, बहिर्मुखी है। जब बहिर्मुखी बालक है तो वो क्यों डरेंगे, और जब नहीं डरेंगे तो वो साइकिल चलाना सीखेंगे, वस्त्र पहनना, कैंची से काट कर विभिन्न आकृतियां बनाना ना, कैंची से कागज को काट कर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, और नृत्य, स्केटिंग, डांसिंग वगैरह ये भी सीखते हैं ना। तो ये मित्रों आपके बाल्यावस्था का पार्ट 2 था जो पूरा हो चुका है। हमने विकास के विभिन्न पहलू इसमें देख लिए, है ना, जिसमें शारीरिक विकास देख लिया, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, क्रियात्मक, ये सारे विकास हमने विकास के विभिन्न पहलू इस बाल्यावस्था में पार्ट 2 में हमने देख लिए मित्रों। अब आएगा पार्ट 3 जिसमें बाल्यावस्था का जो पार्ट 1 है और प्लस में 2 है, इन दोनों का मिश्रण होगा, और उसमें इन टॉपिकों से वेरी इंपॉर्टेंट, इन 2 पार्ट से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और साथ में इनके अलावा जो भी प्रश्न छूट गए अदर बुकों में आ रखे हैं वो सारे, उसमें 20 या 30 जितने प्रश्न बनेंगे बाल्यावस्था के वो पार्ट 3 में आ जाएंगे, बाल्यावस्था के प्रश्न टॉपिक पे। बाल्यावस्था का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया, ठीक है। अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मिश्रण, यानी कि उन दोनों में से जितने अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो, और उनके अलावा क्या छूट गया है बाकी का, तो उन पे देखिए। इस जो ये बाल्यावस्था का पार्ट 3 होगा मित्रों, ठीक है, पार्ट 3 होगा। इसमें मेन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो रखे गए इस वीडियो में, वो देखेंगे। तो हम देखेंगे बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है। क्या, कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, शेष अवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को। तो आपको यहाँ पता है कि भाई बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका मतलब बाल्यावस्था को। लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होगा, एग्जाम में आपको यहाँ से सीखना होगा क्या, कि देखिए प्रारंभिक विद्यालय की आयु, आपको पता है जब बालक पहली कक्षा में जाता है ना, तो कौन सी उम्र से जाता है, आप 5 से यही तो काउंट करते हो भाई, मानसिक स्तर के अनुसार। ये जो 5 उम्र है, 5 वर्ष है, वो बालक के मानसिक स्तर की आयु है, ठीक है। इस अनुसार उसको विद्यालय जाना चाहिए, 4 या 5, ठीक है। तो देखिए 5 और 5 मतलब लगभग 5 या 6 में बाल्यावस्था 6 से 12 है, यानी 5 या 6 में। इसका मतलब क्या है कि उस समय प्रारंभिक है, यानी बाल्यावस्था वहाँ से शुरुआत होती है। तो इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं मित्रों बाल्यावस्था को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 1 में। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 2 देखिए, मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी कहलाती है, शेष अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों, जो मूर्त चिंतन की पूछा, यानी मूर्त चिंतन, या जिसे मैं कहूँ वैचारिक क्रिया की अवस्था कह सकते हैं इसे, यानी कि इसमें बालक क्या करता है, सोचता है, समझता है और प्रत्यक्ष रूप से चिंतन करता है। तो ये अवस्था कौन सी मित्रों, ये अवस्था है बाल्यावस्था, ठीक है। उपयुक्त सभी, किशोरावस्था, शेषावस्था ये गलत है। बाल्यावस्था ये अवस्था है जिसमें मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है या वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है, यानी 6 से 12 है,
और वैचारिक क्रिया की क्या अवस्था होती है? 7 से 12। किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। ठीक है, पियाजे ने ये बताया था 7 से 12। अब ये 6 से 12, 7 से 12 एक ही तो है ना। तो ये मूर्त चिंतन की या वैचारिक क्रिया की अवस्था कहलाती है, बाल्यावस्था हो गए थे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए कि बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः बालक को भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए। उक्त कथन किसने कहा? अच्छा प्रश्न है। और देखिए प्रश्न क्या है मित्रों कि जो बाल्यावस्था होती है, हमने ये पढ़ी थी ना, इसमें जो बालक है मित्रों, उन बालकों की भाषा में बहुत क्या होती है? रुचि। यानी कि भाषाई विकास से संबंधित प्रश्न है, भाषा में बहुत रुचि होती है, इसलिए बालक को क्या दिया जाए? भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए। यह कथन किसने कहा था? स्ट्रेंग, सिसोर, रोस या जरसील्ड? तो मित्रों याद रखना, ये कथन है स्ट्रेंग महोदय का था, है ना। स्ट्रेंग नामक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा था कि ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें बालकों का भाषा विकास होता है, बालकों की रुचि भाषा में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान उसे दिया जाए। तो मित्रों प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। जो बाल्यावस्था है उसमें बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है ना। वैसे ऊपरी ऊपरी तौर पर हम विस्तृत तरीके से पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं, यहाँ प्रश्नोत्तरी हो रही। ठीक है, तो देखिए मित्रों बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इनमें से कोई नहीं, हटा दो। अब देखिए हमने एक प्रश्न देखा था जब शेष अवस्था का पार्ट 3 देखा, उसमें प्रश्नोत्तरी 20 प्रश्न देखे, तो वहां देखा था हमने कि जो अंतर्मुखी बालक होती है, वो बालक होता है, वो तो होता है मित्रों शेष अवस्था में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने पर ही क्या रहता है? मतलब आत्म केंद्रित रहता है। जबकि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहिर्मुखी। यानी कि मित्रों बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी हो जाता है। यानी कि वह बाहरी जगत, हमने पढ़ा था इसमें कि वास्तविक जगत से संबंध, ठीक है, काल्पनिक जगत से संबंध अंतर्मुखी में था। ठीक है, काल्पनिक जगत से, है ना। वास्तविक जगत से संबंध किस में है मित्रों? बहिर्मुखी में ना। बहिर्मुखी में वास्तविक जगत से संबंध रहता है बहना, तो मतलब यह है कि वो जो बाहरी चीजें हैं, बाहरी तत्व है, बाहरी लोग हैं, उनसे मिलना चाहता है, उनसे संपर्क करना चाहता है, उनको जल्द से जल्द जानना चाहता है। तो इस प्रकार यहाँ बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाएगा बहिर्मुखी। तो मित्रों प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, किसके अनुसार लगभग 9 वर्ष का बालक आवारा घूमना, विद्यालय से भागना एवं आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना पसंद करता है? बर्ट, रॉस, केरल या टेंडलर? तो कौन सा वो मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा कि लगभग 9 वर्ष का बालक, 9 वर्ष का मतलब 6 से 12 में ही तो आता है बाल्यावस्था में, है ना, 6 से 12 में आता है। वह बालक क्या करता है? तो आवारा घूमता है, दूसरा दूसरा वह विद्यालय से मतलब बिना छुट्टी लिए भाग जाता है, और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है ना, ये चीज़ें वो पसंद करता है। तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखना, ये बर्ट ने अध्ययन किया था बाल्यावस्था में अपना। अपने अध्ययनों के आधार पर जो बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये चीज़ कही थी, और इस चीज़ को एक उन्होंने नाम भी दिया था। वो नाम है मित्रों, आप देख लेना, जब बाल्यावस्था की विशेषता में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के ही घूमना। आवारा घूमना तो उसमें उद्देश्य नहीं है, विद्यालय से भाग गया, उद्देश्य नहीं, आलस्यपूर्ण जीवन मतलब बिना उद्देश्य के। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है सिरिल बर्ट के अनुसार। तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों, कोलेस्निक या कोल्सनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था में बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? ये लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्सनिक के अनुसार, कोल्सनिक ने क्या कहा कि बाल्यावस्था में बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए? आर्थिक शिक्षा नहीं, राजनीति का काम ही नहीं। देखिए आर्थिक शिक्षा केवल धन का लोभ, गलत है। राजनीति की यहाँ इस बाल्यावस्था में बात नहीं है, बाल्यावस्था में पूछा है। उपयुक्त सभी हट जाएगा जब 2 विकल्प हट गए, है ना। विकल्प बच्चा है तीसरा, यानी कि नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ना। कोल्सनिक ने कहा था कि बाल्यावस्था में बालक को जो मतलब आनंददायक सरल कहानियां होती है वो सुनाई जाए, और विद्यालय में क्या करवाया जाए? नैतिक शिक्षा दी जाए। ये किसने कहा? ये कोल्सनिक ने कहा था। तो प्रश्न घुमाकर भी बन सकता है ना, कि किसने कहा कि बाल्यावस्था में बालक को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए? तो मित्रों किसने कहा? कोल्सनिक ने। तो प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर।
प्रश्न संख्या 7 एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? 9 से 12, 4 से 6, 8 से 10 या 6 से 8। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की, ठीक है। उस चीज़ को छोड़िए, क्योंकि आप उसको देखकर फिर उसी अनुसार ये काल बताओगे ना। समस्या समाधान की योग्यता ये कब होगी? जब बालक क्या करेगा? चिंतन करने लगेगा। और चिंतन भी कौन सा? मूर्त चिंतन। समस्या का समाधान मूर्त चिंतन। अब देखिए 6 से 12 होती है बाल्यावस्था की अवस्था, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी देखो, गौर करो कि देखिए जो समस्या का समाधान निकलता है ना बालक, वो मूर्त भी निकालता है और दूसरी चीज़ अमूर्त भी निकालता है ना। फिर आप कहोगे कि सर मूर्त चिंतन की अवस्था होती है बाल्यावस्था, अमूर्त कैसे हो जाएगी? तो देखो जब 6 से 7 उम्र आती है ना, 6 से 7 वो तो हो जाती है मूर्त के लिए, और जो अंतिम स्टेप होता है 11 से 12 वो होती है अमूर्त। यानी कुल मिलाकर मूर्त हो या अमूर्त हो, चिंतन के आधार पर समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था होती है 6 से 12। अब इसमें 6 से 12 वाला कौन सा ऑप्शन है? 9 से 12 वाला। इसका मतलब जो उत्तर बाल्यावस्था परिपक्व अवस्था आ रखी है ना। तो मित्रों विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? देखिए ब्लेयर जॉनसन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों सारे के सारे ना, यानी मनोवैज्ञानिकों से जुड़ी परिभाषा आ रही जो पीछे छूट गई 2 पार्ट में। ब्लेयर जॉनसन ने किस अवस्था को सेक्सी का युग कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ना। ब्लेयर जॉनसन ने किस अवस्था को सेक्सी का युग कहा है? ऐसा ही प्रश्न आते हैं, किशोरावस्था, भ्रूण अवस्था, शेष अवस्था या बाल्यावस्था ना। तो देखिए मित्रों आपको पता, हम बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो बाल्यावस्था को कहा था। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रारंभिक विद्यालय का आयु भी हमने पढ़ा, बाल्यावस्था को ही कहा था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा था मित्रों? बाल्यावस्था का। हमने पढ़ा यह चीज़ है ना। तो मतलब शैक्षिक आयु है बाल्यावस्था को ही कहा था किसने? ब्लेयर जॉनसन ने मित्रों। तो प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। इसका पहले हम जिक्र कर ही चुके हैं, फिर देख लीजिए। वैचारिक क्रिया की अवस्था कहलाती है। वैचारिक विचार करना, सोच समझ, चिंतन, समस्या का समाधान, कौन सी अवस्था हो जाएगी? बाल्यावस्था। कौन सी हो जाएगी मित्रों? बाल्यावस्था हो जाएगी, है ना। बाल्यावस्था हो जाएगी। अब इनमें से ऑप्शन में बाल्यावस्था कहाँ आ रखी है? 7 से 12, ठीक है। ये क्या है मित्रों? ये वैचारिक क्रिया की अवस्था है 7 से 12, क्योंकि इसमें बालक चिंतन करने लग जाता है। यानी प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10, 11 आगे देखिए, मोस्ट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे प्रश्न आपने बहुत ही कम देखे होंगे। अपने हम उम्र साथियों के साथ समायोजित, ये चीज़ डिपेंड करती है। इसी को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, रेखांकित किया। क्यों किया है? क्योंकि ये चीज़ डिपेंड है। प्रश्न में यही पूछा गया, अपने हम उम्र साथियों के साथ समायोजित हो रहा है बालक, है ना। ये विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? शेष अवस्था में? गलत। किशोर अवस्था में? नहीं। अब देखिए 2 अवस्था बची। बाल्यावस्था का 2 प्रकार है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो मित्रों यहाँ ये पूर्व बाल्यावस्था में ये गुण नहीं आता है, ये आता है मित्रों उत्तर बाल्यावस्था में। यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था का जो अंतिम वर्ष होते हैं उनमें अपने हम उम्र साथियों के साथ, हम उम्र साथी यानी कि जो समवयस्क भी कह सकते हैं। एक प्रश्न ऐसे भी आपने देखा होगा, वो तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि समवयस्क मित्रों के साथ खेलने वाली उम्र कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है और उसमें उत्तर बाल्यावस्था, यानी हम उम्र अपने ही समान उम्र के। दूसरी चीज समलैंगिक वाली कौन सी है? वो भी बाल्यावस्था, यानी कि समान लिंग वाले, बालक बालक के साथ, बालिका बालिका के साथ खेलेगी ना। समलैंगिक मित्रों के साथ, वो भी क्या है? बाल्यावस्था है। तो यहाँ मित्रों उत्तर बाल्यावस्था सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 10 में। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं के स्थान पर हम की भावना एवं सामूहिक खेलों व कार्यों को महत्व देने का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? मैं के स्थान पर हम की भावना, समझ गए? मतलब क्या आ रही है? सबको साथ लेकर चलने वाले, है ना, अकेले नहीं, सबको साथ। और सामूहिक खेल आ रखे है ना, यानी समूह की अवस्था आ रखी है। सामूहिक प्रबलता, है ना, सामूहिक प्रबलता की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था होगी। तो इसका मतलब क्या है? इस शेष अवस्था को तो मैं हटा दूंगा। अब पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था ना। तो उत्तर बाल्यावस्था में अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ हो जाएगी मित्रों ये पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था में ये गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वां। बाल्यावस्था में वृद्धि होती है। अच्छा प्रश्न है कि जो बाल्यावस्था है इसमें वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है बाल्यावस्था में?
तीव्र, सबसे कम, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, इसमें विस्तार से पढ़ेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। शेष अवस्था में कैसी होती है मित्रों? सबसे तीव्र। वापिस अगला स्टेप कौन सा आता है? बाल्यावस्था। इसमें सबसे कम, कम मतलब सबसे कम, क्या? सबसे कम आएगी, ठीक है। इसके बाद वापस किशोरावस्था, यानी कि वापस क्या आ गई मित्रों? तीव्र आ गई, और वापस मंद आ जाएगी, है ना, प्रौढ़ावस्था में। यानी तीव्र कम तीव्र मंद, तीव्र मंद तीव्र मंद, ठीक है। तीव्र कम के दो एक ही बात, यानी कि तेज से धीमे की ओर ये प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पे हमें देखना है बाल्यावस्था में वृद्धि, तो बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होगी? तीव्र नहीं होगी, तो उक्त दोनों भी नहीं होगा, यहाँ विकल्प हो जाएगा सबसे कम। यानी कि जो अन्य अवस्थाएं हैं मित्रों, उनकी तुलना करें तो सबसे कम वृद्धि शरीर में बाल्यावस्था में होती है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 2 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए, बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या होती है। बाल्यावस्था में अस्थियों या हड्डियों की संख्या होती है, हमने पढ़ दिया था 270, 350, 206, इनमें से कोई नहीं। देखिए मित्रों 270 होती है नवजात शिशु की, यानी कि कह सकते हैं शेष अवस्था में, ठीक है। 350 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये होती है मित्रों बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप 270 थी, वापस ज़्यादा हो गई 350 ना, ज़्यादा होकर वापस क्या हुई है? 200 से कम हो गई। ये कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था में हड्डियों की संख्या होती है 200 से, यानी 350 से 200, यानी क्या हुआ? माइनस हो गया ना, घट गया ना भाई। क्यों घटती है? क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि मतलब जो हड्डियाँ हैं, अस्थियाँ आपस में जुड़ जाती है ना। यानी कि किशोर अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है मित्रों। हड्डियों की जो संख्या है यहीं पर हो जाती है पूरी, है ना। इसके बाद है कि वापस कम या ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14वां देखते हैं। 14वां प्रश्न है मित्रों, बाल्यावस्था में सिर का भार औसतन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने नहीं पढ़े लगभग वो है, ठीक है। तो देखिए बाल्यावस्था में सिर का भार औसतन होता है, तो औसतन कितना होता है? 960 ग्राम, 1350 ग्राम, 1260 या 350 ग्राम। 960 ग्राम को हटा दो, ठीक है। अब विकल्प बचा 1350, 1260 या 350। तो आपको बता दूं 1350 ग्राम ज़्यादा है, यानी कि ये रहेगा किशोर अवस्था में सिर का वजन, ठीक है। 1260 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये बाल्यावस्था में सिर का भार रहता है, सिर का वजन। और 350 ग्राम रहता है मित्रों शेष अवस्था में बालक के सिर का औसतन भार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। तो आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15वें पर। प्रश्न संख्या 15वां देखिए, शर्म तथा गर्व, शर्म की और गर्व की, गर्व यानी कि ये होती है आत्म विकास की प्रवृत्ति, आत्म सम्मान, आत्म गौरव की। हमने जब पार्ट 1 2 पढ़ा उसमें पढ़ लिया ना, आत्म गौरव की प्रवृत्ति। ऐसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? तो शर्म और गर्व की होती है किशोरावस्था, शेषावस्था, वृद्धावस्था। इन तीनों में नहीं होती मित्रों, ये होती है आपके बाल्यावस्था में, है ना। बाल्यावस्था में बालक में शर्म और गर्व की भावना का विकास होता है। तो मित्रों आज के ये थे बाल्यावस्था टॉपिक के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, जो कि आपके ऑल टेट एग्जाम में साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, देखना। तो मित्रों देखिए प्रश्नों की संख्या 15 ही थी, क्योंकि लगभग बाकी का जो सारा मैटर था वो आपके पहले पार्ट और पार्ट 2 में हो चुका है। तो मित्रों ये पार्ट था बाल्यावस्था का। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे किशोरावस्था का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।